हेलो दोस्तों, तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें हम बहुत छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा है बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज इस छोटे से टॉपिक पे हम आज छोटे से इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। ठीक है, आखिर रिजिड बॉडी क्या होता है और साथ में हम रोटेशनल मोशन देखेंगे। और इसके कुछ वेरिएबल्स देखेंगे। ठीक है, अभी आपने जितने भी देखे आपने लीनियर मोशन देखे हैं। ठीक है, लीनियर मोशन इन द सेंस इन वन डायरेक्शन, राइट। वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हम रोटेशनल मोशन देखेंगे कि अगर वो किसी एक्सिस के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, अगर ये मान के चलो एक डिस्क है और ये एक एक्सिस है, मान के चलो ऐसे, तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस रोटेशनल मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बट पहले रोटेशनल मोशन को डिफाइन करने से पहले हम रिजिड बॉडी का डिफरेंस जान लेते हैं। ओके, सो बेसिकली रिजिड बॉडी क्या होता है। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसको हम रिजिड कब बोलते हैं। ठीक है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मतलब असंख्य, कहने का मतलब जिसे कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस पर। ये मान लो ए है, बी है, ये तुम्हारा अगर सी है, अगर ये डी है और अगर ये ई है, तो ये जो हमारा बॉडी है, अगर ये मास एम का है, इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी तब ही बोल सकते हैं, ओनली एंड ओनली व्हेन वी कैन से रिजिड बॉडी, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ रिजिड बॉडी। मतलब अगर इसके मोशन, यानी कि अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, कोई मोशन कर रहा, अगर ये किसी भी दो पॉइंट्स, इस रिजिड बॉडी के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, कहने का मतलब there is no relative motion between the two points of the rigid body, then we say that that body is rigid. एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल, जैसे ये ब्रिक है, ठीक, ये ब्रिक है, ब्रिक, यह है ब्रिक। अगर एक ब्रिक को मूव कर रहे हैं, तो अगर ये ब्रिक का, अगर ये चलो आगे का पोर्शन पे कुछ पॉइंट्स होंगे या पीछे का पोर्शन पे कुछ पॉइंट्स होंगे, तो ये दोनों का यानी कि ब्रिक से अगर ऐसे अगर आप ओवरऑल देखो तो लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर एक मोशन नॉर्मल मोशन है, यानी कि आप किसी को फेंक दो या फिर तोड़ दो, वैसा मोशन नहीं, बट अगर इसको नॉर्मल मोशन करो तो ये ब्रिक स्टडी है, तो ये रिजिड होगा, क्योंकि ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस एक ये पॉइंट, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, दैट मींस ये रिजिड है। अब मान के चले क्लोथ्स है, कोई कपड़ा है, ठीक है, अगर एक कपड़े को आप अगर खींचते हो, तो अगर कोई ऐसा कपड़ा है या फिर फ्लैग है, ठीक है, अगर कोई फ्लैग है, तो जब फ्लैग होस्टिंग आप देखते होगे, तो जब फ्लैग ऐसे जब लहराता है, तो उसके दो पॉइंट्स, यानी कि ये दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होता है, उस फ्लैग के ऊपर दो पॉइंट के बीच में जो हमेशा डिस्टेंस होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज करते रहता है, वेरी करते रहता है, यानी कि वो दो पॉइंट के बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, सो वी कांट से दैट दिस फ्लैग इज रिजिड बॉडी, ये हमारा रिजिड बॉडी नहीं है। आई होप क्लियर है। तो रिजिड बॉडी का ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि सेपरेशन किसी दो पॉइंट्स पर, अगर उस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स पर अगर सेपरेशन कांस्टेंट है, तो वो हमारा रिजिड बॉडी है। अगर सेपरेशन कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स उसके दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। एक और ऐसे अगर समझने के लिए है कि अगर आप मान के चलो कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर कोई मैं इमेजिनरी लाइन ड्रा करता हूँ, इमेजिनरी लाइन मैंने कोई ड्रा कर दिया, तो इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस लाइन पर भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो अगर इस लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये दोनों के बीच में जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी
जीरो होगा। ठीक है, अगर इस लाइन के अलोंग कोई अगर दूसरा पॉइंट्स है, ठीक है, वो इस लाइन पे नहीं है, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, जैसे अभी तो मैंने बोला मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, अगर जैसे कि मान के चलो अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन अगर ये शो नहीं कर रहा, अगर मान के रोटेशनल मोशन शो कर रहा, अगर इसका एक्सिस कोई दूसरा है, तो इस समय इसके पास रोटेशनल मोशन हो सकता है रिलेटिव में। लेकिन अगर इस लाइन पे हम बात करें, अगर इस लाइन पे हम बात करें, तो इसके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। ओके, तो ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जैसे पहले बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी, वो वाला कंसेप्ट अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, मतलब लिनियर मोशन के केस में आप रिजिड बॉडी कैसे डिफाइन करोगे, लेकिन अगर जब रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी के जैसे दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रोटेशनल मोशन में कैसे, लेकिन हाँ, जो दो सेपरेशन होता है, मतलब दो पॉइंट का जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो चाहे वो लिनियर मोशन हो। लेकिन अगर किसी लाइन के अलोंग, अगर कोई इमेजिनरी लाइन के अलोंग अगर आप देखोगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो लीनियर हो, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। सॉरी। तो अब हमने जैसे कि बात कर लिया था मोशन, तो मोशन दो तरह का होता है। मोशन को मैं समझे, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि एक एक्सिस के अलोंग वो मोशन कर रहा है, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं, रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बोलते हैं अगर वो बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो एक होता है कंबाइंड मोशन। अगर कोई चीज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों अगर शो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन। तो अब ये हम समझते हैं कि अगर कोई रोटेशनल मोशन है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको हम एक्सप्लेन उस मोशन को कैसे करते हैं। तो उसको पहले हमको समझने पहले हमको ये देखो कि हमने लिनियर मोशन कैसे डिफाइन किया था। तो अगर कोई बॉडी है मास m, अगर वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसको डिफाइन करने के बाद हमारे क्या क्या वेरिएबल्स थे। पहला वेरिएबल्स हमारा था क्या था, पहला वेरिएबल हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको हम s से डिनोट करते थे। दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या था, वेलोसिटी v, इसको हम v से डिनोट करते थे। तीसरा वेरिएबल क्या था, एक्सेलरेशन। ओके, ये है लिनियर मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स थे। राइट, ये है लिनियर मोशन के लिए, पहले हम इसको लिख देते हैं। ओके, अब रोटेशनल मोशन के लिए आरएम का देखते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास तीन वेरिएबल है। द फर्स्ट वन इज थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये एस जो था ना वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, एंड हियर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर लीनियर मोशन में आपने एक्सप्लेन भी किया था वेलोसिटी, वो लीनियर वेलोसिटी था। इस केस में हो जाएगा वो ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम थोड़ी देर में दोनों का रिलेशन देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, उसका भी डेरिवेशन जरूर करेंगे। पहले हम सिर्फ एक उसको बोलते हैं ना, सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, रोटेशनल मोशन और इसके ये लिनियर मोशन दोनों हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। अगर आप किसी दो चीज का अगर आप सिमिलैरिटी समझ लो, मतलब अगर सिमिलर और डिसिमिलर चीज समझ लो, तो उसको कंपेयर करना, उसको लिंक करना इजी होता है, उसको पढ़ना फिर बहुत इजी हो जाता है। चलो ठीक है, फिर लिनियर मोशन में हमने लिनियर एक्सेलरेशन को किससे डिफाइन किया था, ए से। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं अल्फा से। ओके, तो देखो हमारे पास लिनियर मोशन को डिफाइन करके हमारे पास तीन वेरिएबल थे, एस वी ए। एंगुलर मोशन को डिफाइन करने का हमारे पास तीन वेरिएबल होगा, थीटा ओमेगा अल्फा। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन था, बस हम उसको अब सिर्फ हमको उसको रिप्लेस करना है उसके वेरिएबल से। फॉर एग्जांपल पहला इक्वेशन एक मोशन था हमारा था एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर इसको एंगुलर अगर रोटेशनल मोशन अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एस की जगह हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका ध्यान रखना। यू हमारा वहां पर वेलोसिटी था, तो यहाँ पर हम ओमेगा से डिनोट करते हैं वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी। तो यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के हम ओमेगा नॉट से डिफाइन करेंगे, ओमेगा नॉट
टाइम तो वही रहेगा, चाहे वो रोटेशन हो चाहे वो लिनियर हो, ठीक है। ट्रांसलेशनल हो चाहे रोटेशनल हो, टाइम तो टी रहेगा प्लस 1/2। ए हमारा क्या है, अल्फा हो चुका है, ये देखो अल्फा टी स्क्वायर, है ना, इजी है। तो ये अब आपने लिंक कर लिया है और आपने देख लिया है कि कौन किसके सिमिलर है, यानी कि कौन किस चीज को रिप्लेस कर रहा है, तो आप इजीली आप इक्वेशन आसानी से सॉल्व करो, इसके अलावा कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर मोशन क्या होता है। ओके, रोटेशनल मोशन क्या होता है। चलो ये मानो ये डिस्क है, ओके, ये है इसका सेंटर, इस सेंटर से एक मैंने एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। अब ये मान के चलो ये ऐसा कुछ रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ऐसा ये रोटेट कर रहा है। इसके पास लिनियर मोशन तो है नहीं, ये एक्सिस को रोटेट कर रहा, लेकिन इसका अगर हर पार्टिकल को देखो, कोई भी इसका पार्टिकल देख लो, लिनियर मोशन तो रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके पास एक सर्कुलर मोशन है। इसको आप सिंपल सर्कल समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस पर एक कोई पॉइंट है ए, ये हमारा सेंटर है ओ, पहले इसका यहां पर था ए नॉट पे था, अभी ए पर चला गया है पोजीशन। तो ये मान के चलो इसने जो टाइम टी में इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ थीटा, क्वार करना। हम लिनियर मोशन कैसे डिफाइन करते थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर कुछ देर बाद यहाँ आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था हमारा, एस बोलते थे, सॉरी लिनियर डिस्प्लेसमेंट एस बोलते थे, यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोल रहे हैं। तो अब हम ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर थीटा और डिस्प्लेसमेंट में ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा हो गया, ओके। ये देखो कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो पहले ये ऑब्जेक्ट यहां था, अब ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, यानी कि लगभग इतना लिनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। मतलब ये वाला आर्क अप्रोक्स बोल सकते हो लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, बोल सकते हैं। अगर ये आर्क छोटा है तो बराबर ही है, ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, पढ़ा होगा आपने कि अगर ये थीटा है और अगर ये रेडियस है, तो आर बराबर क्या होता है, अगर ये ए मान के चलो, तो थीटा बराबर होता है आर बाई रेडियस, यानी कि एल बाई आर, यानी कि एल बराबर क्या होगा, थीटा, ठीक है। अगर यानी कि हमारा हो गया लिनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा हुआ था ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू, आर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, आर डी थीटा बाई डी टी। एल से कंफ्यूज मत होना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चलो इसको ये साफ लिख लो, कंफ्यूज मत होना। तो डीएस बाई डी टी क्या होता है, वी वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारा क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा ओमेगा आर, यानी कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये हमारा हो गया लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ओके। अब सिमिलरली हम उसके एक्सेलरेशन का देख लो, अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, आर, आर वही है कांस्टेंट है, बाहर आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ओके। अब dv बाई डी टी जो है अपना वो क्या देगा, dv बाई डी टी अपना क्या देगा, लीनियर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है, अल्फा, क्योंकि अगर ओमेगा जो हमारा वेलोसिटी था एंगुलर वेलोसिटी, अगर उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि हो जाएगा अपन लोग का अल्फा आर। तो अब हमने रोटेशनल मोशन का वेरिएबल्स जान लिया क्या क्या थे,
थीटा था, ओमेगा था, अल्फा था। लीनियर मोशन यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन का हमने वेरिएबल जाने क्या थे, एस था, वी था और ए था, और हमने दोनों के बीच में रिलेशन जान लिया। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर अगर मैं आप पूछता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आप बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आप बताओ मुझे, अगर कोई लिनियर मोशन में है तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या आप इस इक्वेशन से आप मुझे बता सकते हो कि अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन में हो तो उसका एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ठीक है, तो हमें पता है। तो अगर ये हमारा लीनियर का था, लीनियर मोशन का, अगर ये एंगुलर है मान के चलो, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम वी क्या था, ओमेगा आर था, यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे तो लिख सकते हो, देखो तो ध्यान से देखना, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया अगर एंगुलर मोशन में तो उसका काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज बताओ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कोई सिमेट्रिक नजर आ रही? 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, यहां पर हमारा लिनियर वेलोसिटी है, यहां पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये एम की जगह यहां पर हमारा क्या है, एम आर स्क्वायर। तो ये एम आर स्क्वायर क्या है हमारा, इस एम आर स्क्वायर के लिए हमने टर्म दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। अभी के लिए इतना समझो, हम अगले वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, हमने प्रीवियस वीडियो में सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ बता जानो कि एम आर स्क्वायर जो होता है उसको हम आई से मानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंगुलर मोशन को हम बोल सकते हैं, अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका, रोटेशनल मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यानी कि आई का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ऐसे ही समझो लेमन टर्म में, अगर जनरल टर्म आप समझो तो आई का वही सिग्निफिकेंस है, रोटेशनल मोशन में आई का वही सिग्निफिकेंस है जो लिनियर मोशन में एम का सिग्निफिकेंस था, मतलब दोनों सिमिलर है। यानी कि आई क्या है, तो मास क्या था, मास लिनियर मोशन का एक रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता था। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा तो फोर्स को उतना ही ज्यादा वो अपोज करेगा उसको मूवमेंट करने में। मास कम तो वही फोर्स को बहुत आसानी से उसको मूवमेंट देती है, अगर मास ज्यादा तो सेम फोर्स उसको मूवमेंट कम देगी। ठीक है, लेकिन वही इसके से रोटेशनल मोशन में अगर आप एक टॉर्क से अगर उसको घुमा रहे हो, टॉर्क कांस्टेंट रखते हो, अगर आई को बढ़ाओगे तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, अगर आई घटेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मतलब ये सिमिलर सिग्निफिकेंस है जो एम का था। ठीक है, आई होप आपको जो आज मैंने बताया वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स रिकैप्सुलेट कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, रिजिड बॉडी बोलते हैं अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रहा है तो उस बॉडी पे किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करो तो अगर एक लाइन आप इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दो, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा तो वो बॉडी रिजिड बॉडी है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने रोटेशनल डायनामिक्स सीखा, यानी कि अगर रोटेशनल मोशन के डायनामिक्स को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें कौन कौन से वेरिएबल्स लगेंगे। आज हमने सीखा वो क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर
लीनियर एक्सेलरेशन और इसके बीच में रिलेशन भी सीखा। और साथ में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंट्रोड्यूस करवाया और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है वो भी सीखा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।